नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक भावुक जो अपील है और अपनी भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त करने वाला हूं। अखबार में आए दिन पढ़ते हैं पेपर लीक हुआ था, डमी कैंडिडेट था, पेपर 6 महीने पहले घर ले आए आरपीएससी के सदस्य, अपने बेटे और बेटी को टॉप करा दिया। एक दिन छोड़ के एक दिन या लगभग डेली या कभी कभी अक्सर ये खबरें आती रहती है और जब जब इन खबरों को पढ़ते हैं तब तक मूड ख़राब हो जाता है और एक तरह से निराशा हाथ लगती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये तो मतलब पूरी तरह से पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, वो स्थिति है। तो बुलडोज़र चल रहे हैं, आप पढ़ते हैं किसी के घर पे चल रहा है, अपराधी के कहीं और चल रहा है, तो क्यों न एक भ्रष्ट संस्था जहाँ के सदस्य जिनको कितना मान सम्मान के साथ में देखा जाता है, बचपन से ही आरपीएससी का नाम लेते थे तो मन में एक सपना होता था कि आरपीएससी में जाएंगे। और जब पहली बार मैं इंटरव्यू देने पहुंचा था आरपीएससी में, तो ऐसे चरण स्पर्श करके जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं वैसे उसके जो चौखट है उसको प्रवेश करके चरण उसको मतलब धोख लगा के अंदर प्रवेश किया था। उस संस्था के प्रति बचपन से इतना सम्मान होता है कि ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, ये आरपीएससी का आया हुआ पेपर है, आरपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आरपीएससी के आगे खड़े होकर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। कितना सम्मान होता है दिल के अंदर, कितनी मेहनत होती है, तब जाकर व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंचता है। और जब वहाँ से निराश लौटते हैं व्यक्ति तो क्या हालत होती है। तो सोचिए क्या स्थिति मतलब हो गई है। तो एक बुलडोज़र इधर भी चला दो, क्या है फिर इसका, क्या भूमिका रह गई, क्या रोल रह गया जब आरपीएससी के मेंबर माननीय सदस्य है। कितना बड़ा पद होता है, कितनी इज्जत होती है। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कितने अखबार पढ़ते हैं और कितने घंटों तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, देते हैं, जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, अभिवादन के तरीके सीखते हैं, ट्रिक्स बताते हैं और सब करते हैं। फिर वहाँ जाके उनके सामने बैठते हैं और वो जो माननीय मेंबर है वो माननीय कहलाने लायक ही नहीं है, खुद इतने डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। और वहाँ पे सामने अपने लिए कहा जाता है कि आपको अपनी जाति नहीं बतानी है, आपको अपना कोई क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना है। क्या उल्लेख करना है, वहाँ सब कुछ पहले से बिका हुआ है, सारी पोस्टें जा चुकी है। अब होता क्या है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं गली मोहल्ले में दूर दराज में आप सुनते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ रहा था, इतने सालों से तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया। उसको देख के तसल्ली कर लेते हैं कि ठीक है उसका हुआ है, हमारी कमी रह गई होगी, वो पर्सन गलत हो गया, ये हो गया। जबकि हकीकत तो ये है कि जितनी पोस्ट आई, 500 पोस्ट आई, 1000 पोस्ट आई, उसमें से 1000 में से आधी तो पहले से बुक है, फिर आपके लिए बची क्या 500। अब वहाँ भी अलग अलग गिरोह काम कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम सेंटर पे आपके वो एग्ज़ाम सेंटर पे सेटिंग कर रहे हैं, आपके हक को मार रहे हैं। कोई पेपर पेन ड्राइव में लेके आ रहा है, कोई चीटिंग चप्पल लेके चप्पल वाली ब्लूटूथ वाली ला रहा है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों का भी है जो पेपर खरीदते हैं, वहाँ भी एक स्थिति ये आती है, व्यक्ति 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, 40 का हो गया और एज की तरफ बढ़ रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, नंबर आ नहीं रहा बेचारे का, कभी 1 नंबर से कभी आधे नंबर से रह रहा है। अब लास्ट मौका है, उसको फ़ोन करके कहा जाता है बोल भाई पेपर लेना है क्या, इतने में दे रहे हैं, नहीं तो रह जाएगा। वहाँ पे वो भी एक उसको मजबूर किया जा रहा है उसको। तो ऐसी स्थिति क्यों आए, ऐसी नौबती क्यों आए। सरकार जो है वो बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। मुख्यमंत्री है वो राजा होता है, जनता ने उसको राजा बनाया है, उसके पास पूरा पुलिस फोर्स है, पूरा प्रशासन है, सब उसके इशारे पे काम कर सकता है और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अब परीक्षाएँ हुई थी और सेंटर पे तो बहुत मजबूतियाँ थी, हमने देखा था। सेंटर के ऊपर तो कोई गर्दन ही नहीं हिला सकता, कोई मोबाइल लेके, जिला कलेक्टर भी मोबाइल लेके प्रवेश नहीं करेगा, ये निर्देश थे रीट में। अब सेंटर पे तो पूरी सख्ती है, परंतु पेपर तो पहले ही आउट हो गए। 6 महीने पहले पेपर घर पे आ रहा है। आप सोचिए 6 महीने पहले पेपर घर पे आ गया, रोजाना का 1% याद करें तो भी आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रामू राय का जो है, अब कितना अपन तो नाम लेते हैं तो कितना सम्मान से देखते हैं पहले कि माननीय सदस्य है, कभी इंटरव्यू में जाएंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। लोग आरएस की तैयारी करते हैं कितने साल। आप सोचिए कि जब बच्चा जो है, बच्चा जन्म लेता है
तब से लेके और आगे अगर उसके सपने देखते हैं घर वाले, तो सामान्यतः है जो पढ़े लिखे परिवार है उनमें जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो उसको लेके सपने देखने शुरू कर देते हैं। और एक स्वाभाविक भी है कि भाई ये पढ़ेगा लिखेगा सुनागरिक बनेगा। कोई कहते हैं कि भाई ये बड़ा होकर इसको थानादार बनाएंगे, कोई कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इसको अफसर बनाएंगे, आरएएस अधिकारी बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। आप सोचिए कितने लोगों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। बचपन में ही बालक सपना देखता है, बड़ा होता है और आगे जाकर इस प्रकार से जब भ्रष्टाचार मिलता है और उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है तो उसके अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, उसके हक को खाया जा रहा है। बात की जा रही है कि आरपीसी एक संवैधानिक संस्था है, इसके सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, इसका पुनर्गठन करना इतना आसान नहीं है। तो भाई मुझे आप ये बात बताइए कि भाई संविधान जो है वो बड़ा है, संविधान से बड़ी थोड़ी है आरपीएससी। और संविधान क्या कहता है, मूल अधिकारों की बात कर रहा है। तो वो जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है, कितने सालों की उसकी पढ़ाई होती है, बचपन से लेके उसके जहाँ तक वो संघर्ष कर रहा है 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल वहाँ तक की उसकी तपस्या है। उसने जो तैयारी की और उसका हक कोई और छीन के ले गया, तो ये कहाँ का न्याय है? ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है क्या? ये संविधान ये कहता है क्या इस बात को कि लोगों के अधिकारों को छीन लो? आरपीएससी में जो सदस्य है वो अपने घर पे पेपर ले जाएं, ये कहता है क्या संविधान? नहीं कहता ना। और दूसरी बात, इनको हटाने की प्रक्रिया है कि भी राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदया मना करेगी क्या? उनको पूरा अगर मैटर पता हो तो वो मना थोड़ी करेगी इनको हटाने के लिए। तो दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? तो सरकार को जो है देखिए ये एकदम क्लियर मामला है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, और भ्रष्टाचार आज का नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। 2013 में आरएएस की भर्ती आई थी, उस समय एक अमृतलाल जो है, यहाँ पे आप जाति को लेके पूरे समाज को नहीं जोड़े, अमृतलाल मीणा कॉलेज लेक्चरर था उस समय, अखबार में आया था और हमने अखबार में पढ़ा था, न्यूज़ भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैंने एक बार पहले भी वीडियो में दिखाया था कि वो पेन ड्राइव में पेपर लेके ले आता था घर पे, और उसने अपने परिवार के सदस्यों को और अपने रिश्तेदारों को पेपर दिया। अब यहाँ पे बात समाज की आती है ना, तो लोग पूरे समाज को कोसने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब विष्णोई समाज का नाम आता है कि यहाँ पे जगदीश विष्णोई या कोई और, तो वो भला करते हैं ना, किसका करते हैं? अपने परिवार का। पत्नी हो गई, बेटा हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, साड़ा हो गया, साड़े की पत्नी हो गई, फलाना इधर इधर, उन्हीं रिश्तेदारों का भला कर रहे हैं वो। और भला कुछ नहीं कर रहे, पैसे कमा रहे, कालाबाजारी है, पेपर ले आए और उसको दे रहे हैं। तो उसमें क्या भला हुआ? भला समाज का तब होता है जब आपने कोई धर्मशाला बनाई है, कोई हॉस्टल खोला है, निःशुल्क कोचिंग खोली है, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भला है। वो पूरे समाज का कहाँ भला है? समाज के लिए तो कलंक होते हैं लोग, समाज के नाम को डुबाते हैं ये लोग। तो फिर लोग क्या करते हैं, एक गोत्र को लेके पूरे समाज को भी उसके प्रति धारणा नहीं बनानी चाहिए। मैंने खुद ने देखा है बाकायदा, जो आज से 10 साल पहले तैयारी कर रहे थे रीट की, थर्ड ग्रेड की, कोई और की, वो आज भी बेचारे तैयारी कर रहे हैं उस समाज के, जिनके सरगना आज बन रहे हैं। तो सबके पास न तो पेपर पहुंचता है, न इतने पैसे होते हैं, न कोई रिस्क लेना चाहता है। हर जगह अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो आप एक तो किसी भी घटना को पूरे समाज से नहीं जोड़ें। परंतु बात यह है कि वो लोग सरगना बने हुए हैं। उस समय क्या कहा था अमृतलाल ने, अखबार में मैंने बाकायदा उस समय पढ़ा था कि पेन ड्राइव में पेपर लाता है, कहाँ से, जहाँ से पेपर छप रहा है वहाँ से। फिर उसने परिवार के सदस्यों को बांटा और आरएएस प्री में टॉप में वो 40-50 लोग आ गए। अब उसके बाद में उसने ये कहा कि मैं तो कई सालों से ये करता आ रहा हूँ और मैंने तो कई आरएएस बनाए हैं। अब आप सोचिए कि उसने मान लो 2008 में या 7 में 5 में कईयों को आरएएस अफसर बनाया। उस समय जो एसडीएम डीएसपी बने वो आज किस पदों पे है आप सोचिए। वो एडीएम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बने हुए हैं। तो वो लोग, आप उनसे किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुद जब इस तरीके से आए हैं, पेपर लेके पेन ड्राइव में बने हैं, मान लीजिए उनमें से कोई लोग, तो उनसे आप क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? दूसरी बात, जगदीश विष्णोई और उसका गिरोह है, उधर वो तुलसाराम कालेर और उनका गिरोह है, और वो सुरेश ढाका और कई ऐसे नाम हैं इसमें। तो वो जो लोग हैं, अब उनका गिरोह कह रहे हैं कि हम तो 15 साल से, मैं तो याद ही नहीं है कितने पेपर हम ले आए, कितने लोगों को बना दिया।
अब ज़्यादातर क्या है, लोगों की नज़र किस पे होती है? लोगों की नज़र होती है बड़ी भर्तियों के ऊपर, शिक्षक वाली, और छोटी छोटी भर्तियाँ आती है पुस्तकालय की, कोई और अधिकारियों की, और उनकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देते। कितनी मेरिट गई, पेपर कैसा था, आउट हुआ नहीं हुआ, उसमें तो बहुत बड़ी लूट है, उधर तो और ज़्यादा है। तो चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो अभ्यर्थी करे तो क्या करे बेचारा। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, कोई बड़े अफसर अधिकारी अगर देख रहे हैं या फिर कोई राजनेता महोदय देख रहे हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि आप तो चलो इस मुकाम पे आ गए, परंतु अपने बचपन को याद कीजिए, अपने संघर्ष को याद कीजिए, और आप एक बार राउंड लगा के आइए, देख के आइए। लाइब्रेरी में बेचारे बच्चे जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के, परिवार को दांव पे लगा के, माताएं बहनें छोटे बच्चे को छोड़ के, कई अपने कैरियर प्लानिंग को छोड़ के, किसी को बीमार छोड़ के, बहुत विकट परिस्थितियों में लोग तैयारी करते हैं। कई कई झोंपड़ों में तैयारी कर रहे हैं बेचारे। एक तो वो फोटो दिखाई थी मैंने, सिलेंडर को उसने टेबल कुर्सी बना रखी थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है साथियों। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा वो ताकतवर हो, कितना ही वो नाटक कर ले, कितना ही दिखावा कर ले, एक दिन उसकी झूठ सामने आएगी और उसका भांडा फूटेगा। जैसे कि यहाँ पे आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो माननीय बैठे रहते, सामान्य बैठे रहते। तो यहाँ पे जो है प्रक्रिया थोड़ी सी की है कि देखो, प्रक्रिया जो है वो आप देखते हैं कि खबरें रुक रुक के आ रही है। अब जो एसआई की भर्ती है उसमें रद्द करने की बात चल रही है कि भी उसको रद्द कर दिया जाए। अब वहाँ भी 2 चीज़ है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, तैयारी की, बहुत पैसे लगाए होंगे, कोचिंग की होगी, कितने सालों की मेहनत होगी, और ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं। फिजिकल किया, इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उन्होंने और भी कैरियर छोड़ दिया, दूसरी चीज़ें छोड़ दी, रिश्ते हो गए होंगे, कईयों के विवाह हो गया होगा नौकरी के आधार पे। तो उन लोगों की नौकरी चली जाती है तो उनका भी जीवन बर्बाद है। तो क्या उपाय हो सकता है? कोई उपाय कीजिए ना इसके लिए। अब जैसे आ रहा है कि भाई एसओजी ने पेपर लिया रामूराम रायका के दोनों बच्चों का, और उसमें वो जो है फेल हो गए। तो पेपर ये शुरुआत में ले लो ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आज 8-10 महीने से न्यूज़ आ रही है। यहाँ भी राजनीति मत कीजिए। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब एक बार एसओजी सक्रिय हो जाएगी, बड़ी बड़ी न्यूज़ आएगी, फिर वापस ठंडा, फिर वापस, ऐसे मत कीजिए। आपको अगर जांच करनी है तो पूरा सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है एसओजी, बहुत शानदार काम कर रही है। तो अगर काम अब करना ही है तो फिर एसआई के लिए जो 800 लोग 900 लोग थे, उन सब का एक अलग ही पेपर ले लो ना भाई। पेपर बनवा लीजिए अलग से, हिंदी का बना लीजिए, जीके का बना लीजिए, एक एवरेज लेवल का, फिर वहाँ पे मेरिट का पता चल जाएगा। वहीं पे लगभग दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और भी कई मनोवैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार को पूरा फुल पावर देने की आवश्यकता है कि भाई आप तो खुल के काम कीजिए। और जो भी है भाई, अब जांच में मान लीजिए लास्ट में कोई मंत्री तक बात पहुँचती है तो पहुँचती है। मंत्री को अभी बचा लेने से क्या होगा? जनता बाद में नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए क्यों न, अगर कोई भी उसमें लिप्त है तो दिक्कत कहाँ है? अब आप सोचिए, इस प्रकार की न्यूज़ जब आती है कि माँ-बापों को अपने घर पर दिया पेपर, 6 महीने पहले पेपर ले गए। अब आप सोचिए कि सामान्यतः कोई भी स्कूल में टेस्ट पेपर भी लेते हैं तो उसको भी गोपनीय रखते हैं। और अब यहाँ पे 7 मेंबर है, अध्यक्ष है, गोपनीयता होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, एक पूरी प्रोसेस होती है। अब सारी चीज़ें गड़बड़ है, पेपर सेटर गड़बड़, पेपर जांचने वाले गड़बड़। अब रामूराम रायका का एक बयान है कि मैं आरपीएससी की कॉपियां जांचता था, आरएस की कॉपियां जांचता था। फिर कह रहे हैं कि मैंने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। तो बताइए, समाज के कितने लोगों को आगे बढ़ाया? अपने बेटे और बेटी को बना दिया, उसके अलावा कोई 2-4 और रिश्तेदारों को 10, 20, 100, 50 को बना दिया होगा। समाज में अभी भी क्या और क्या गरीब लोग नहीं है? और इस प्रकार से भ्रष्ट तरीके से सभी अपने समाज को आगे बढ़ाने लग गए तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। ये व्यवस्था समाज को आगे बढ़ाने का ये कौन सा तरीका हुआ कि आप जो है पेपर ला के दे रहे हो? ये कौन सा अच्छा तरीका है? इसको समाज स्वीकार करता है क्या पब्लिकली? तो फिर इनको पब्लिकली ये भी कहना चाहिए ना कि मैं अपने बेटे बेटे के लिए पेपर ले आया था, ये देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ परिवार को। ये कहने की हिम्मत है क्या? वकील को थप्पड़ दिखा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, जबकि इनका पुराना रिकॉर्ड बताते हैं कि बहुत अच्छे ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वगैरह रहे हुए हैं। तो देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो सकते हैं। अब रही बात सदस्यों की योग्यता की, अब क्या इनकी क्वालिफिकेशन थी कि इनको सदस्य बनाया गया?
कटारा की क्या क्वालिफिकेशन थी कि इनको आरपीएससी का सदस्य बनाया गया, और इनकी इतनी योग्यता है कि कॉलेज के प्रोफेसर को, आरएएस अधिकारी को देख के 10 मिनट में बता देते हैं हाँ भाई ये योग्य है, इसको ले लो और इसको मत लो। अरे क्या तुक है इस इंटरव्यू का? जब व्यक्ति तैयारी करके आ रहा है फिर उसको आप क्या 15-20 मिनट में आप क्या जज करोगे? आपका खुद का क्या हिस्ट्री है, आपके कर्म क्या है, आप क्या जज कर रहे हो? तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के रास्ते से लगेगा, अब ये जो थानादार है, ये जो शिक्षक है, ये जो अफसर है, जो पेपर 10-15 लाख 20 लाख में देके बढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में पैसे देके बढ़ रहे हैं, उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि आप किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद करोगे? क्या आपकी मान लो कोई घटना हो गई, आप एफआईआर करवाने गए, तो आप उम्मीद करते हो कि वो जो थानादार है, आज थानादार बना है, 10 साल बाद वो सीआई बनेगा, डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा? क्या व्यवस्था चलेगी चलेगी? आप किस दिशा की ओर ले जा रहे हो समाज को? क्या हो रहा है ये? तो इसलिए साथियों, बहुत बड़ा ये प्रकरण है, पूरा का पूरा भ्रष्ट हो चुका है। और वो फ्रांस की क्रांति के समय वाल्टेर या दिद्रो का कथन था, जैसा मैंने शुरुआत में लिया था, कि इन भ्रष्ट संस्थाओं को ख़त्म कर दो। कोई तुक नहीं रहा है इसका। अरे जो सदस्यों को आप बना रहे हो तो कोई योग्यता तो होनी चाहिए ना, उनका ईमानदारी का रिकॉर्ड हो, कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, खुद कोई बड़े अधिकारी ईमानदार अफसर के रूप में जाने गए, उन लोगों को लीजिए ना। जब आप अफसर का चयन कर रहे हो, अफसर बना रहे हो, आप कॉलेज लेक्चरर आ रहे हैं, चिकित्सक आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, आरएएस अफसर आ रहे हैं, उनका आप चयन कर रहे हैं, और यहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे लोग बैठ रहे हैं जो खुद, अब आप देख लीजिए इनको और क्या कहेंगे आप, जो चोरी कर रहे हैं, चोर है, जो जेल में बैठे हैं, जो उन लोगों, वो लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके बजाय बहुत सारे कमी है क्या अच्छे अफसरों की? कोई कमी नहीं है, खूब है, अच्छे अफसर है, बहुत ईमानदार अफसर है, पुलिस में भी है, प्रशासन में भी है, प्रोफेसर भी है, उनको बनाइए आप आरपीएससी में सदस्य, कोई योग्यता का मानदंड रखिए। अब जो संविधान में कहा गया है कि पृष्ठभूमि उनकी किसी भी प्रकार, वो आरपीएससी के वो है जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों में शायद आधे सदस्य जो प्रशासन पृष्ठभूमि से होंगे, आधे ऐसे होंगे, तो आप ऐसे किसी को बिठा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, राजनीतिक संतुष्टि होती है। मीडिया में आया था कि बाबूलाल कटारा को इसलिए बनाया गया कि डूंगरगढ़ में कोई आदिवासी समाज को लेकर कोई घटना हो गई थी, उसको खुश करने के लिए। क्या मतलब हुआ ये? अब यहाँ पे एक बात बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मीणा हो, चाहे वो विष्णोई हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, वो खुश थोड़ी है, उसको क्या फ़ायदा मिला? उसके साथ तो अन्याय हुआ। तो यहाँ पे किस समाज को आप संतुष्ट कर रहे हैं? अब आप सोचिए, देखो पेपर सेटिंग में आरएएस मेंस, अब किरोड़ीलाल जी यहाँ पे एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भले ही चलो ठीक है वो एक पार्टी से संबंधित है, यहाँ पे बात पार्टी की नहीं है, बात न्याय की है। वो मुद्दा उठा रहे हैं और वो मुद्दे सच होते जा रहे हैं, उन्होंने जिन जिन के नाम लिए वो धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। अब इस हिसाब से फिर उनकी बातों को, वो खुद पार्टी के सदस्य है, माननीय सांसद है, मंत्री है, तो उनकी बातों को क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है? अब आप देखिए, ये अपने दोनों बच्चों को थानादार साहब, थानादार साहिबा, इनको ट्रेनिंग दी थी। जैसे आप वो फिल्म है ना, वो अजय देवगन की दृश्यम है ना, उस प्रकार से कि चाहे कितना भी कोई कुछ भी कह दे, बोलना नहीं है। तो एसओजी पूछती रही, जवाब नहीं दिया, पर लास्ट में टूट गए। बच्चे हैं ना आखिर, तो टूट गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो माननीय वीके सिंह है, अभी ये निश्चित रूप से एक भगवान के अवतार की तरह है बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए। अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको बेरोजगारों की दुआएं भी लगेगी। और एक काम तो काम ही होता है, देखो काम बोलता है इंसान का। उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, पाप का घड़ा भरा फूटा, और आज वो जो माननीय सदस्य थे, आज वो पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है, गालियां पड़ रही है, लोगों की बददुआएं मिल रही है, अपमान सहन कर रहे हैं, वो जेल में है। और जो अच्छा काम करता है, माननीय एडीजी साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है, तो इनको बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाप सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। पेपर लीक नाम क्यों दे रहे हो उसको? लीक कहाँ हुआ? लीक तो ये हुआ कि कोई चीज़ लिखे जो कहीं से कहीं निकल गए, तो पूरा का पूरा सारा ही सब कुछ ही है, तो चौड़े धाड़े पूरा का पूरा कुएं में भांग पड़ी हुई है। इधर कटारा जी ले जा रहे हैं, उधर वो ले जा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को, परिवार को दे रहे हैं। फिर इतनी कितनी वैकेंसी है, कोई लाखों में थोड़ी है, तो फिर मतलब क्या हो रहा है इसमें फिर? तो इसलिए दोस्तों, ये जो एडिटर है, ये जो राजस्थान तक के, ये भी मैंने इनके वीडियोस देखे, बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं कि
जो भर्तियों को लेके अब मांग चल रही है SI भर्ती की, तो 2018 RS भर्ती, 2021 RS भर्ती, और भी जो भी कुछ पहले हुई है उन सबको पोल खोलिए, दिक्कत कहाँ है। अब संसाधनों की कमी की बात आ रही है। SOG की टीम की हर कोई तारीफ़ कर रहा है कि बहुत कम टीम है, इतना सारा काम है। EORO वाला कि उसको कब देखें, पहले ये काम चल रहा है। तो आप फिर सरकार के ही तो हाथ में है ना पोस्ट, तो और पोस्ट बढ़ाइए SOG में, और लोगों को भेजिए उधर। दिक्कत कहाँ है, काम फास्ट होना चाहिए और फटाफट जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाना चाहिए। ये होगा ना दोस्तों, तभी जो है लोगों में एक उम्मीद की किरण जगेगी। नहीं तो बहुत निराशा हाथ लगी हुई है लोगों के, जो विद्यार्थी बेचारे तैयारी करते हैं कितने कठिन परिस्थितियों में। अब उनके तो स्थिति यही रहती है ना, ये नो सिग्नल वाली स्थिति है कि करें क्या भाई, किसके तैयारी करें। तैयारी करते हैं बेचारे, करनी पड़ेगी, करें क्या और करें क्या, बताओ उनके पास और उपाय क्या है भाई। एक आदमी सब कुछ बदल तो नहीं सकता ना, आदमी के पास क्या पावर है, पढ़ने के अलावा उसके पास क्या पावर है बेचारे के पास में। वो ये सोचता है कि मैं आऊँगा पावर में, कुछ पद प्राप्त करूँगा, फिर व्यवस्था सुधारूँगा, पर वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है ना। कैसे व्यवस्था सुधारें। किसी के मन में है कि मैं ईमानदार अफसर बनूंगा, थानादार बनूंगा, कानून व्यवस्था सुधारूंगा, उसका बेचारे का नंबर नहीं आ रहा। दाम चाहिए, जेक और चेक चाहिए, या फिर आपका कोई सदस्य अगर RPSA में है, कोई वहाँ पे आपका रिश्तेदार कोई लगा हुआ है, तो बस वो तो जितने भी ये लोग भ्रष्ट है। अब अध्यक्ष महोदय है, तो अध्यक्ष महोदय स्कूल में मान लो प्रिंसिपल है या किसी थाने में थानादार है, तो उसकी निगरानी जिम्मेदारी होती है ना कि भाई क्या चल रहा है, पेपर कहाँ है, सदस्यों के पास कहाँ रखे हुए हैं, किससे बनवाए हैं, क्या है। तो सारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, स्पष्ट हो। देखो अगर दिल में ईमानदारी हो और सिद्धांतों में ईमानदारी हो, सच्चाई हो ना, तो कुछ भी नहीं होता। और जब सब कुछ भ्रष्टाचार है, नियुक्ति भी भ्रष्टाचार से हो रही है और सब मिले हुए हैं, तो फिर ऐसे काम होते हैं। फिर ये होता है कि मैं बच जाऊँ उस पर डाल दूँ, वो सोच रहा है मैं बच जाऊँ इस पर डाल दूँ। तो ये जो बड़ी मछलियों की जो बात चल रही थी शुरुआत से ही, तो कुछ मछलियाँ पकड़ी गई है, कुछ अभी पकड़नी बाकी है। और निश्चित रूप से ऊपर वाले की कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जो वार होता है वो आवाज़ नहीं करता। तो यही है कि देर है पर अंधेर नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर ये सारे जो चोर है, अपराधी है, जिन्होंने अभ्यर्थियों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया है, उनके कैरियर को बर्बाद किया है, बर्बाद तो आई है ना। जो वास्तव में हकदार था वो तो बेचारा कह रहा मैं पॉइंट से रह गया, DOB से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। क्योंकि मेरिट तो हाई चली गई। हाई क्यों चली गई, पेपर तो उनके पास था। अब जो रामूराम राय का उनके बच्चों के बारे में आ रहा है न्यूज़ में कि उनको पेपर पहले ला दिया था कि उनको याद नहीं हो रहा था, 2 दिन पहले ला दिया कि 2 दिन में रट लो, 1 दिन में हाथों हाथ याद नहीं होगा, आप 100 क्वेश्चन याद नहीं होंगे। ये हालत है। और उधर वो विद्यार्थी बेचारे किताबों को छान देते हैं, राघव प्रकाश पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, और फिर आगे जाके देखते हैं कि नंबर नहीं आया, कि भाई मेरिट हाई चली गई। तो स्थिति ये है दोस्तों। तो इसलिए बहुत गंभीर मामला हो गया है ये। और जितने भी सरकार से अपील है, हालांकि चलो मेरी वीडियो को तो कौन से मुख्यमंत्री देखने वाले हैं, फिर भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी अगर कोई देख रहे हैं, तो पहली बात यहाँ पे ये हो कि जो अपराध हुआ है और जो अपराधी है वो पब्लिक के सामने होने चाहिए कि ये अपराधी था, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। जैसे अभी 2 सदस्य पकड़े गए हैं, तो और कहाँ कहाँ कड़ी जुड़ी हुई है उनको लाइए। जो अफसर बने हैं 2018 में, 21 में, पहले भी बने हैं, कोई और बने हैं, शिक्षक बने, उन सबको पकड़ के लाओ, उनको हटाओ नौकरी से। पोस्ट तो खाली हो, बेचारे कोई और बेरोजगार आए, पोस्ट ज़्यादा आएगी आगे बढ़ती में, SI में, RS में, शिक्षक में। क्योंकि जो फालतू भ्रष्टाचार के तरीके से बने बैठे हैं उसको निकाल के फेंको, उनको डालो, उनको जेल में लगाओ, उनके ऊपर अर्थदंड चलाओ, उनके घर बुलडोजर। और RPSC का पुनर्गठन कर दीजिए, सदस्यों के लिए कोई नए मानदंड जो लाइए और इंटरव्यू को ख़त्म कीजिए। क्या रखा है इंटरव्यू में, जब विद्यार्थी पढ़ के वहाँ तक पहुँच रहा है और इंटरव्यू में आप उसको डिसलेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो खुद इस प्रकार के लोग, क्या वो सिलेक्ट करेंगे। और 15-20 मिनट में किसी का मूल्यांकन होता है क्या। व्यक्ति बनावटी व्यक्तित्व भी रख सकता है ना। तो इंटरव्यू वाला सिस्टम ही ख़त्म करो ना, क्या रखा है। बाकी जगह आप सोचिए कि स्कूल लेक्चर में पहले इंटरव्यू होता था और अब लेक्चर में इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से कोर्ट ने कहा और 2010 के बाद में ख़त्म कर दिया इंटरव्यू। तो क्या अब अच्छे लेक्चर नहीं आ रहे, लेक्चर आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छा शिक्षण हो रहा है, दिक्कत कहाँ है। तो इसी प्रकार से जितने भी जहाँ भी इंटरव्यू, ये कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू वाला क्या रख रखा है, ख़त्म कीजिए आप उसको। क्योंकि केवल जो लेक्चरर है जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाई का अनुभव देख लीजिए, उसे पढ़वा के
आप देख सकते हैं। बाकी जो कंपटीशन फाइट करके आ रहा है ईमानदारी से, तो फिर दिक्कत कहाँ है। तो इसलिए ये एक ऐसे रास्ते हैं जो अपने लोगों को सेट करने के लिए रखे हुए हैं, हकीकत तो ये है। और यहाँ पे बड़े स्तर पे भी सेटिंग होती है, आम आदमी तक की पहुँच नहीं होती है, बड़े स्तर की सेटिंग होती है। आम आदमी बड़ी व्यवस्था को बदल नहीं सकता और वहाँ पे जाके वैसे के वैसे ही ढाक के तीन पात वही रहती है। तो इसलिए साथियों, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और इन भ्रष्ट संस्थाओं को अब सरकार को निश्चित रूप से जो है इनमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पहली बार बने हैं, मीडिया वाले बताते हैं कि भाई इनका कोई हिस्ट्री इनकी है नहीं आरपीसी से जुड़ी हुई, तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। लोगों को उम्मीदें हैं और एसओजी से उम्मीदें हैं, तो इन उम्मीदों पे पानी नहीं फिरना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे जो भर्तियाँ होगी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आगे वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें भी विद्यार्थियों को लगेगा कि हाँ भाई उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हुई, जो बड़े मुर्गे थे सब जेल में है, तो अब जो काम होगा वो अच्छा होगा। और आप सोचिए ना कि हम क्या चाहते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं ना, 2047 तक विकसित राजस्थान, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट थानादार, भ्रष्ट शिक्षक, भ्रष्ट आरएएस अधिकारी, भ्रष्ट हर प्रकार के अधिकारी जाके बना देंगे क्या देश को विकसित? जो खुद 10, 20, 30 लाख 50 लाख रिश्वत देके या पेपर टिप के पढ़ के पास हुए हैं, 6 महीने रट के पेपर को पास हुए हैं, तो वो लोग बना देंगे क्या विकसित? आप बताइए। अफसर जो नीतियाँ निर्धारित होती है, आरएस में क्या होता है, आरएस में एक पेपर आता है अलग से 70 नंबर का नीति शास्त्र का, उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, गीता का सार लिखा हुआ है, गांधी जी का सार लिखा हुआ है। वहाँ पे गांधी जी का सार लिख के और उधर वो पेपर ले आते हैं घर पे पहले से। तो वहाँ कहाँ आप उम्मीद करेंगे कि सरकार की नीतियाँ जो है क्रियान्वित सही कैसे होंगी? गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? गरीब आदमी के आँख आंसू कैसे पूछा जाएगा? क्या वो लोग इतने भावुक होंगे जो एक गरीबी में पला बढ़ा है, या जिसने संघर्ष किया है, जिसने पसीना बहाया है, जो घंटों पढ़ा है, लाइब्रेरी में तपस्या की है, घर पे पढ़ा है, कष्ट उठाए हैं, उसकी तुलना में जो सीधा पेपर हाथ में आ रहा है, क्या वो उतना संवेदनशील होगा? कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा और देगा। तो इसलिए इस सिस्टम को पूरे को ख़त्म करना है, बदलाव लाना है। और कौन नहीं चाहता कि व्यवस्था बदले, सुधार हो? कौन नहीं चाहता? आप देखिए ना, हजारों लाखों जो अभिभावक है बेचारे, जो लाखों अभ्यर्थी है बेचारे, उनकी भावनाओं को समझिए ना। ये 10, 20, 100, 50 जो लोग लाभ ले रहे हैं, जो मक्खन खा रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसिए। और फिर जो आएंगे अधिकारी, अफसर, शिक्षक, कर्मचारी, वो निश्चित रूप से जो मेहनत से आ रहा है, तो निश्चित रूप से उनमें से सारे नहीं तो 50% या 90% जितने भी है, वो अगर बहुत अच्छा कर जाते तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए मेरे साथियों, ये एक अपील थी, विनम्र दिल का दर्द था जो आपके साथ में शेयर किया है, और आपके अंदर भी है। और जो एक समझता है नॉर्मल इंसान जो धान खाता है, अपने कहते हैं ना कि सीने पे हाथ रख के आप सोचिए कि कहाँ क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये समाज और ये शिक्षा और ये सब चीज़ें। तो इसलिए ख़त्म कीजिए इन चीज़ों को, आरपीसी का पुनर्गठन कीजिए, चयन प्रक्रिया दोबारा लाइए और परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से करके, और योग्य लोगों को जो वास्तव में पढ़ के लगे हैं, और जो नहीं लग रहे उनको लगे कि हाँ भाई हमारी गलती थी, ठीक है इतनी पोस्ट थी, थोड़ा हम कम पढ़े, जो हमसे ज़्यादा पढ़े या जिनका ज़्यादा टैलेंट था, स्किल थी, वो लग गए। ये अगर हो तो एक संतुष्टि होगी, और वो लोग, ऐसे लगे हुए लोग समाज को नई दिशा भी देंगे, और वो एक समाज की सच्ची भलाई होगी, और उससे देश विकसित बनेगा और 2047 का अपना सपना पूरा होगा। धन्यवाद।